In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम हमारा यूसुफ और आजकल मैंने आपके साथ अपनी बुक जो जर्नी टू एन अल्टीमेट लेजिटिमेसी है इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया हुआ है। और एक पार्ट में उसका जो इसका रैशनल था और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस की थी। आज मैं इसका प्रीफेस आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसके अलावा आपके साथ मैं कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं इसके उनको एक्सप्लेन करूँगी। और जिस तरह से जो प्रीफेस है इसके अंदर उसके अंदर मैंने ये बताया कि व्हाट व्हाई दिस बुक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए एवरेज रीडर। तो वन शुड परस्यू दिस बुक। एक इंसान को इस बुक को परस्यू करना चाहिए टू क्रिएट न्यू थिंकिंग पैटर्न्स। क्योंकि हमारे जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी आजकल आप जितनी भी आप स्टडी करते हैं और जितना भी लिटरेचर पढ़ते हैं उसके अंदर उस बुक का, उस राइटर का कोई ना कोई लेंस होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। तो एक नया पैटर्न आपको इस बुक से मिलेगा कि आपको थिंकिंग पैटर्न मिलेगा कि आप इसके ऊपर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। दैट हेल्प रेमेडी दिस एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ कि आपका वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स लाइफ जो है वो किस तरह से डेवलप किया हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाइज बिहेवियर। और जिस तरह से हम लोग एटीट्यूड जो होता है थिंकिंग पार्ट है और बिहेवियर जो हमारा एक्शन पार्ट है, हम थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे तो हमारा बिहेवियर जो है वो इस तरह से मॉडिफाई होगा। टू फाइंड अल्टीमेट सक्सेस जिसके अंदर हम लोग कहते हैं इन दिस लाइफ एंड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। अल्टीमेट सक्सेस का मतलब यह है कि हम लोग अल्लाह की नज़र में कामयाब हो सकें इस दुनिया की लाइफ जो कि हमारे लिए असल में जो इसका मकसद है और जो लाइफ हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ जिसके अंदर हमें मैंने ये लिखा है कि वंस ए क्रिएशन इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग ही नेवर डाइज। मतलब ये कहने का है कि जब एक इंसान की बर्थ हुई है, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि इंसान की जो बर्थ थी वो बहुत ही पहले से अल्लाह ताला ने सारी अरवाह को जो आलम अरवाह में पाई जाती हैं रूहें वो क्रिएट कर दी हुई हैं। और उसके बाद फिर वो ज़मीन पर भेजी जाती हैं वक्तन फ़वक्तन। और उसके बाद जब इंसान की मौत वाक़या हो जाती है तो उसके बाद फिर वो आलम बरज़ख में चला जाता है। और जो कि कब्र भी कहलाती है। कब्र एक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ हमारी जो बॉडी है, जो फिज़िकल पार्ट है बॉडी का, उसको दबाया जाता है ज़मीन के अंदर और वो उसको कब्र की शक्ल दे दी जाती है, जबकि असल में जो रूह है वो हमारी आलम बरज़ख में चली जाती है। और ऐसा आलम है जहाँ पर सारी की सारी वो वाली रूहें पाई जाती हैं जो कि इस वक्त ज़मीन से अपना सफ़र गुजार के चली गई हुई हैं। और उनकी जो रीबर्थ है उसका एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों के रिलीजन के अंदर भी कि जब क़यामत हो जाएगी, वाक़या हो जाएगी और उसके बाद फिर सब इंसानों को दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा और सारे जो हैं वो फिर रोज़े क़यामत जो है वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान की तख्लीक हो गई है तो उसका मतलब ये नहीं है जब वो इस दुनिया से बेशक चला जाता है लेकिन वो इंसान लोगों के ज़हनों में और वैसे भी रहता है। और उसकी उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो रहती है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और एट द एंड जैसे हम लोगों का अकीदा भी है कि हम लोगों ने जन्नत को पाना है और उसके बाद फिर जितने भी मुस्लिम्स हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं और हमारा जब हिसाब होगा और उसके अंदर हम लोगों के जो अमालनामा हैं उनको जब तोला जाएगा जिसमें जिसके अमाल ज़्यादा अच्छे होंगे उसका वज़न ज़्यादा होगा तो उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जिसके नहीं होंगे तो उसको दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर अल्लाह ताला से रहम की अपील है। अच्छा, ये सारा जिसमें मैंने कहा है कि जब एक इंसान को तख्लीक कर दिया जा गया है तो उसका वो वो एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, मतलब एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में चला जाता है। जैसे एक जो बच्चा है जो कि माँ के पेट में पैदा होता है और वो दोबारा से उस वर्ल्ड में नहीं जा सकता। इसी तरह से जब इंसान यहाँ से इस दुनिया से चला जाता है तो वो दोबारा से वापस नहीं आता। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बॉडी की और उसके अलावा जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है स्पिरिट से बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती है और उसके बाद बॉडी दोबारा से स्पिरिट या स्पिरिचुअल जो है उसकी एग्जिस्टेंस वो
इंश्योर की जाती है। इसी तरह से in this time of web and data, when people have advanced a great deal in different fields and have arrived at stages of progress with the disclosure of this tremendous world, individual and cultural values have all the earmarks of being quenched from the substance of the world. अच्छा, इसमें मतलब कहने का ये है कि व्हेन जब जो आजकल के दौर के अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम लोगों के सामने एडवांसमेंट है और लोगों की जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हम इसी वर्ल्ड को अल्टीमेट वर्ल्ड कंसिडर करते हैं और ऑब्जेक्टिविटी जो है हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रूट कर गई है। हम हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, जबकि हमारे जो अकीदा है जिसको जिसको कुरान भी सेकंड करता है कि जिस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ थी वो एक बिल्कुल ही अननेचुरल थी और इसके ऊपर सब जितने भी मुस्लिम्स हैं उनकी अकायद भी कि वो नेचुरल नहीं थी। जिस तरह से एक आम इंसान की बर्थ होती है इस दुनिया के लिए, उनकी बर्थ ऐसी नहीं थी। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने हमें उन चीज़ों की तरफ गाइड किया है जो कि हमारी स्पिरिट से रिलेटेड है, जो हमारी सोल से रिलेटेड है। और इस वक्त इस दुनिया के बारे में ये बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो असल रियलिटी नहीं है, बल्कि असल कुछ और है जिसको हमने पाना है और उसके लिए स्ट्रगल करनी है। द प्राइमरी क्वेश्चन इसके बाद व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड इज़ कंसीव, जो कि जब इंसान जो है वो एक ख़ास स्टेज तक पहुंचता है तो वो जो उसके ज़हन में सबसे पहले आता है कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उसके ज़हन में आता है जब वो अपनी थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल को टच करता है कि मेरी बर्थ का मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। फिर जब जिन क्वेश्चंस के थ्रू वो चलता है तो ये जो बुक है वो इन्हीं क्वेश्चंस को इलेबोरेट करती है और एक्सप्लेन करती है कि जो इंसान है कि उसकी एग्जिस्टेंस और उस आई के ऊपर हमने ऑब्जेक्टिविटी और स्पिरिचुअलिटी के पूरे डिफरेंस को ये पूरा एक्सप्लेन करती है। और इसी अंदर जो मैंने प्रीफेस के अंदर ये डिस्कस किया है कि अगर इंसान इन चीज़ों के बारे में नहीं ढूंढता, अपने असल की तरफ नहीं अपने आप को पहुंचा, तो जो नेगेटिव पावर्स हैं वो हमलावर होती हैं और उसके असल पाथ की तरफ से डिट्रैक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो असल की तरफ जो उसकी ज़िंदगी का असल मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश करे, ना कि सिर्फ इन की तरफ जाए कि जो कि उसकी नेगेटिव पावर्स हैं जो उसको दुनिया में मगन कर देती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर बात करूंगी। इसको पढ़ना इस तरह से है कि जिस तरह से डायलॉग हैं इसके अंदर, और इसके अंदर डायलॉग के अंदर एक पूरी स्टोरी को डिस्कस किया गया है। 3 फ्रेंड्स हैं जिनके ये सेम क्वेश्चंस हैं जो कि हु एम आई से स्टार्ट होते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, इंसान की बर्थ का मकसद क्या है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, और इस यूनिवर्स का क्या मकसद है। अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स के पीछे जो गॉड है उसका वो कौन है, और उनकी जो असल रियलिटी है, उनकी रियलाइजेशन है, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों फ्रेंड्स के क्वेश्चंस हैं। और इस स्टोरी को मैंने उन क्वेश्चंस के साथ लिंक किया है। और तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो अपने अपने क्वेश्चंस को एक दूसरे के सामने रखते हैं। और उसके अंदर फिर वो एक सूफ़ी बाबा से मिलते हैं जो कि उनको लगता है कि एक उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और वो फिर जो सूफ़ी बाबा की जो सारी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको वो एक्सप्लेन किया गया है इसके थ्रू। और इसके बाद जैसा से सबसे पहला जो चैप्टर है उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स एंड कंटेंट है। वो 3 फ्रेंड्स हैं जिस तरह से मैंने बताया आपको, और इन फ्रेंड्स की आगे से स्टोरी, उनकी सोशल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी वो जर्नी है पूरा, जो उनके जो सूफ़ी बाबा के साथ है, और उनके साथ जो उनकी टीचिंग्स लेसन्स हैं वो सारा इसके अंदर उनकी स्टोरीज़ के अंदर डायलॉग की शक्ल में पेश किया गया है। और जो चैप्टर्स हैं वो एक्सप्लेन ये किया गया है कि वो सूफ़ी बाबा के ने जो उन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया और जिस तरह से उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, तो वो इनके अंदर चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया। जैसे चैप्टर नंबर 1 विजडम से रिलेटेड है। विजडम के चैप्टर को मैं एक अलहदा से एक अगले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगी। उसके बाद डायलॉग है। डायलॉग के अंदर जो उनकी
जो फ्रेंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं और उनकी ओवरऑल उनकी डिस्कशंस हैं कि वो इस वक्त अपनी इस वर्ल्ड को किस तरह से देखते हैं, और उनकी अपनी पर्सनल जो अगर वो अपनी बैकग्राउंड में जाते हैं, अपनी ग्रूमिंग को देखते हैं, तो उनके लिए वो क्या क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उनके पेरेंट्स का रोल क्या है, और उनके पेरेंट्स की वजह से किस तरह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई। इसके बाद ग्लिम्स जो है ओवर दी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, कि आजकल की प्रेजेंट जनरेशन जो है जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और अपनी इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे जो रियलिटीज़ हैं जो कि उनकी मॉरलिटी से रिलेटेड हैं, जो उनकी ग्रूमिंग से रिलेटेड हैं, जो उनकी वैल्यू से रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों को वो बहुत हद तक भूल चुके हैं। तो क्या एक्टिविटीज़ थी और क्या एक्टिविटीज़ हैं, और इसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। इसके बाद जो फोर्सेस इन नेचर चैप्टर 2 जो है, फोर्सेस इन नेचर कौन सी हैं, डेविल साइंस क्या हैं, और इब्राहिम वर्सेस नमरूद का जो वाक़या है जो हमें कुरान पाक से भी मिलता है, और इस तरह से और उसके बाद फिर फ़ेरोज़ का और मूसा का क्या वाक़या है। उसके बाद फिर हम लोग इसको डायलॉग की शक्ल में इन चीज़ों को, फोर्सेस ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो तीनों फ्रेंड्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर ये चैप्टर की डेवलपमेंट है, तो नीड फॉर सोशल डेवलपमेंट, और इसके है जिसके अंदर लॉज को मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है, कि बेसिक लॉज हैं। असल में स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बहुत सारी लॉज, बहुत सारे वेज बहुत सारे हैं, और उनमें से किसी भी एक वे को अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं अपने अपने मकसद को हासिल करने के लिए, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। यानी कि कोई एक वे नहीं है जिसके थ्रू हम लोग का हम कहेंगे कि यही वे है जिसके थ्रू हम एक ट्रूथ को फाइंड कर सकते हैं, बल्कि बेशुमार वेज़ हैं, और हर एक को रियलिटी को अप्रोच करने का वे भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम इकबाल की फ़िलासफ़ी को देखें, तो अल्लामा इकबाल का उस चीज़ को अप्रोच करने का वे बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर के, तो हम दूसरे किसी भी दूसरे औलिया कराम में से किसी की रीडिंग्स को पढ़ें, तो उनका वे जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का बिल्कुल डिफरेंट है। तो सारे वेज़ यूज़ किए जा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में डेवलप की जा सकती है, लेकिन सब ही अपने मतलब पूरी की पूरी फ़िलासफ़ीज़ हैं कि जिनके थ्रू ट्रुथ की तरफ रहनुमाई हमें मिलती है। तो जितने हमारे औलिया इकराम ने हमें अपनी जिस तरह से बाबा बुल्ले शाह वगैरह की हैं टीचिंग्स हैं, और उनकी तो उनका किस तरह से अप्रोच करने का तरीका है उनका बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह से जितने भी अभी तक आए हैं उन सब का रियलिटी को डिस्कस करने का या उसको एक्सप्लोर करने का या उस तक पहुंचने का उन्होंने वे बिल्कुल डिफरेंट बताया। अब रियलिटी वो एक ही है। अब इस तरह से जैसे मैंने इसके अंदर भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें चैप्टर 3 के अंदर लॉज इन नेचर, ये ओवरऑल लॉज क्या हैं, स्पिरिचुअल लॉज क्या होते हैं, लॉ ऑफ मिरेकल क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे वेस्ट के ऊपर भी बहुत काम है, जैसे द सीक्रेट एक बुक है, उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वो बुक है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा ब्रीफ किया हुआ है वो किस तरह से उन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ बिलीफ है, लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ गिविंग है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड है, लॉ ऑफ ब्लेसिंग्स है, और ये सारी बेसिक इनकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। लॉ ऑफ वन है, लॉ ऑफ प्रेयर है। अब इनमें से किसी एक लॉ के ऊपर भी अपनी इंसान अपनी ज़िंदगी को बेस कर लेता है, तो वो रियलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है। फिर प्रेयर और उसके कनेक्शन क्या है विद द क्रिएटर, कि हम लोग जब दुआ करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ इस्टेब्लिश होता है, एक तार जो है वो जुड़ता है। इसके बाद फिर बाबा जी टेल्स अस फेट इज़ रिटर्न और मेड, जैसे तकदीर जो है, तकदीर क्या है, तकदीर लिखी भी है या हम लोग खुद बनाते हैं, तो इसके ऊपर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये इसके चैप्टर नंबर 3। इसके बाद फिर डिफरेंट रिलीजन जो है, हम डिफरेंट रिलीजन सारे के सारे जिस तरह से चैप्टर 4 के अंदर किस तरह से वो सारे के सारे स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं या उसकी तरफ लीड करते हैं। जो रिलीजन है, रिलीजन एक डॉक्यूमेंटेड पार्ट ऑफ वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि रिलीजन एक्सपेक्ट करता है, और जो उसके पीछे जो इसेंस है वो असल में स्पिरिचुअलिटी है, जो कि जिसको अप्रोच करने के लिए ही सारे काम होते हैं। अब रिलीजन जिसके अंदर जिसमें इनकी क्या रियलिटीज़ हैं, जो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशंस हैं, जो फ़िलासफ़ी उसको कैसे जुडाइज़्म को जैसे ये ब्राह्मिक रिलीजन कहलाते हैं, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, इस्लामिज़्म,
तो ये सारे इब्राहिमिक रिलीजन्स कहलाते हैं, और इनकी जो फ़िलासफ़ी इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करती है, फ़िलासफ़ी इनकी कैसे बुनियाद रखती है, मतलब ये क्रिश्चियनिटी कहाँ से इमर्ज हुआ, फ़िलासफ़ी इसको कैसे बताती है, जुडिज़म के बारे में कैसे बताती है, इस्लामिज़म के बारे में, और सारे जो हैं वो हमें मोनोथिज़म यानी कि एक अल्लाह की तरफ हमें रहनुमाई फरमाते हैं। जितने भी रिलीजन हैं वो असल में सारा उनका इसेंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी और एक की तरफ है। और द फोकल पॉइंट ऑफ ईच रिलीजन फिर मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ हैं कि जैसे हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह से मेडिटेशन क्या चीज़ होती है, और फिर उसके बाद डायलॉग है द लॉजिक ऑफ ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, कि वो जब इस लॉजिक के साथ पेश करते हैं कि जो ग्रेट है अल्लाह ताला ग्रेट है, वो कितना बड़ा है, उसके एक लॉजिक पेश की गई है डायलॉग की शक्ल में। और डायलॉग के थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड्स, जो चैप्टर नंबर 5 में मैंने कुछ साइंटिफिक ग्राउंड्स की बेस के ऊपर, और जैसे एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड्स है, और उनके थ्रू वो कहाँ से हमें वहाँ पे आइडियाज़ मिलते हैं कि हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद इस्लामिक इंसिडेंट्स हैं, डायलॉग्स हैं, उसके अंदर हम लोग डायलॉग के अंदर हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है कि हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है, जिस तरह से बहुत सारे हमारे फ़िलासफ़र्स जो पुराने वक्त में गुजरे हैं, उन्होंने जैसे प्लेटो है, सोक्रेटिस है, और ये सारे जितने भी उनके बारे में मैंने उनकी फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया है, वो किस तरह से किसका कौन फ़ादर थे और किसके कौन स्टूडेंट थे, और उनकी क्या टीचिंग्स थी, उनके क्या बिलीव्स थे, और उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों की बुनियाद रखी। और इसके बाद फिर मेटाफिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है इसको। मेटाफिज़िक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, और इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। इसके बाद मैंने इन सब को रिलेट किया है जो हमारे रिलीजन के अंदर हज़रत सलमान और पावर ओवर इनविजिबल क्रिएचर जो थी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जो पावर थी जिन्नात के ऊपर, और उसके उनके माइंड्स एंड थॉट्स क्या हैं, जो हमारे जो जहन में चीज़ें चल रही होती हैं उनके बारे में क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त डेवलप हुई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है सर आइजैक न्यूटन की, जो कि साइंटिफिक ग्राउंड्स थी, और उन्होंने किस तरह से साइंस के बेस के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया, जबकि जो एट दी सेम टाइम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे रिलीजन हमें प्रोवाइड करता है। और जो हज़रत सलमान का जो इनविजिबल पावर्स के ऊपर था वो इसके अंदर भी डिस्कस हुआ है। इसके बाद फिर डायलॉग के अंदर मैंने हिस्ट्री ऑफ फिलासफी के बारे में पार्ट 2 के शक्ल में डिस्कस किया कि जैसे मैंने पहले हिस्ट्री के बारे में फिलासफी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की लास्ट वाले डायलॉग में, तो फिलासफी के बारे में पार्ट 2 जो है उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ फिलासफी जो है वो उसको इलेबोरेट। चैप्टर नंबर 7 के अंदर टाइम एंड स्पेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि टाइम एंड स्पेस हमारी दो डायमेंशंस हैं, जबकि एक फोर्थ डायमेंशन भी जो है जिसके अंदर हम जैसे थ्री डायमेंशन जिसमें हम स्पेस को भी लेते हैं, इसमें फोर्थ डायमेंशन भी एक है। और हाँ, उसके बारे में भी अभी इसमें सिर्फ मैंने एक बहुत ही इनिशियल लेवल पे डिस्कस किया है। और हज़रत सलमान का इसके ऊपर, हज़रत सलेमान जो थे सलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी इसके ऊपर क्या थी जो फोर्थ डायमेंशन थी, और फोर्थ डायमेंशन के ऊपर भी उनका अबूर था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मिराज के ऊपर गए थे, और मिराज में उनके साथ वो क्या डायमेंशन थी जिसके ऊपर उन्होंने ट्रैवल किया। इसके बाद फिर डायलॉग है जिसमें सोफिस्ट इन जितने भी सूफिया इकराम गुजरे हैं, सोफिस्ट होते थे कि जो कि लव फॉर नॉलेज था, और उनके जो सबसे ज़्यादा मोतबर लोग समझे जाते थे उस वक्त सोफिस्टिकेट समझे जाते थे। तो उनकी हिस्ट्री क्या है उससे रिलेटेड मैंने इसके अंदर कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है। और चैप्टर नंबर 7। इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 में सूफीज़म के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने हज़रत कुरान पाक से एक वाक़या लिया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र का वाक़या है। उस इंसिडेंट की बेस के ऊपर फिर हज़रत यूसुफ़ का एक और उनका किंग का है, जिस तरह से किंग की तरह कोई ख्वाब आया था, और उसकी बेस के ऊपर वो सारा था। और स्टीफ़न हॉकिंग की अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है कि लेटेस्ट के अंदर स्टीफ़न हॉकिंग टाइम एंड स्पेस को किस तरह से अंडरस्टैंड करते थे, और वो किन
नतज के ऊपर निकले, क्योंकि उनकी जो सारी ग्राउंड्स हैं वो सारी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को जो अब करंट सिनेरियो के अंदर रिसर्च है वो इसके अंदर मैंने डिस्कस किया, जबकि हमारा रिलीजन उसके बारे में हमें क्या गाइड करता है, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैंने बेस बनाने की कोशिश की है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्पिरिचुअलिटी एंड फ़िलासफ़ी एंड जो स्पिरिचुअलिटी है और इसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। प्रॉफिट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसिडेंट विद ज्यूस है, उसके अंदर उन्होंने 3 क्वेश्चंस किए थे, उसके बारे में एलैबोरेशन है। फिर मैंने इसको रिलेट किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक थ्योरी है, मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। असल में तो ये थ्योरी बहुत हद तक नलीफाई हो चुकी है, लेकिन इसको हम जिस तरह से मुस्लिम समझते हैं या होना ही चाहिए, यानी कि जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो उसको वो एट द एंड या स्टेज के ऊपर वो कंसिडर करते हैं, जबकि उसको बहुत पहले कर लेना चाहिए। द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये असल में कंटिन्यू रहता है, और इंसान अपनी ये नहीं कह सकते कि उसने अल्टीमेट ट्रूथ को फाइंड कर लिया। तो ये उसके बाद फिर ये डायलॉग है जिसके अंदर मैंने कुछ मज़ीद उनके सफ़र के बारे में जो हम वो सैर करने जाते हैं, फिर वो जिस जिस तरह से फ़िलासफ़ीज़ के साथ वो क्या डिस्कशन चल रही है उनके, मेरे साथ साथ उनका सफ़र होता जा रहा है, और पर्सनल डिस्कवरी वो क्या है, उसके अंदर पर्सनल डिस्कवरी के ऊपर उन्होंने किस तरह से एक डायलॉग जो है वो उसके ऊपर है। तो यानी डिस्कशंस हैं, तीनों फ्रेंड्स के डिस्कशंस, उसके ऊपर वो ये पर्सनल डिस्कवरी के ऊपर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर मिस्ट्री ऑफ द इनर वर्ल्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया है। मिस्ट्री ऑफ द इनर वर्ल्ड यानी कि हमें अल्लाह ताला को फाइंड करना है, कि हमें आसमानों के ऊपर या कायनात के किसी एक कोने में हमने उसको उनको फाइंड नहीं करना, और बल्कि हमें हर इंसान को अपने अंदर खुदा की तलाश करनी है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश की है। फिर इसके बाद ज़ीरो स्टेट क्या है, जब हमने कुछ भी चीज़ लर्न करनी होती है तो हम अपनी माइंड को एक ज़ीरो स्टेट की तरफ लेके जाते हैं, ताकि हम उसके अंदर कुछ गेन कर सकें। यानी कि हमें जब भी कुछ नया गेन करने की कोशिश करनी है या कुछ नया गेन करना है, तो हमें पहले वाली चीज़ों को अनलर्न करना होता है। कि जो चीज़ ज़ाहिर है कि अगर आप उस वक़्त तक गेन कर ही नहीं सकते जब अपने आप अनटिल अनलेस आप अपने माइंड को ज़ीरो स्टेट की तरफ नहीं लेके आते। तो इसके अंदर ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मैंने एक इनिशियल आपको वो दिया है, और उसके बाद फिर ड्रीम्स एंड स्लीपिंग्स क्या है, रियलिटी क्या है, और उसके बाद मैंने एक डायलॉग की शक्ल में उनके सोशल बिहेवियर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम में मैंने उसमें जो स्टोरी जो मेरी चल रही है साथ साथ, तो तीनों फ्रेंड्स की उनके प्रेजेंट टाइम के ऊपर उन्होंने सोशल बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। इसके बाद जो चैप्टर 11 है, इसके अंदर फ़िलासफ़ी ऑफ आई और मी, के इंसान की असल जो मैं है उसके ऊपर है फ़िलासफ़ी कि मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि और अपनी बड़ाई के बारे में, और उसके बाद फिर इस मैं के बाद फिर मैंने जो नया उसके साथ डायलॉग को लिंक किया है वो उसमें कि कारपोरेट कैपिटलिज्म को डिस्कस किया है कि जो कारपोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर कैपिटलिज्म किस तरह से रूल करता है, और वो हर चीज़ जो है वो किस तरह से ऑब्जेक्टिवली मैयर की जाती है और ऑब्जेक्टिवली देखी जाती है, और कॉरपोरेट्स का रिलीजन जो है वो बहुत दूर चला जाता है। ये सारे जिस तरह से चैप्टर नंबर 12 में, इसके बाद मैंने फिर नॉलेज और एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। इल्म क्या है, इल्म के वेज़ क्या हैं, इल्म जो है उसका अकल के साथ क्या ताल्लुक़ है, विज़डम के साथ, एंड नॉलेज बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स क्या हैं। इसके बाद फिर नॉलेज एंड सोसाइटी क्या है, नॉलेज की जो हर सोसाइटी का जो नॉलेज है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो किस तरह से मर्ज होता है, और किस तरह वो उसी सोसाइटी के रहने वाले लोग ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो सोसाइटी का नॉलेज है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, नॉलेज क्या चीज़ है, जिस तरह से नॉलेज को हम किस तरह से कंसिडर करते हैं, और एक इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। और इसके बाद फिर मैंने चैप्टर नंबर 13 में व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश की है, कि जो ये हर वक्त का जो एक सीन है, कि हर वक्त जो है वो लाइफ और डेथ
जो है वो हर वक्त और हर एलिमेंट के अंदर आपको नज़र आएगी। जिस तरह से एक पौधा पौधे की जब लाइफ होती है उसके बाद फिर वो मुरझा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा से उसको लाइफ मिलती है। और ये जो लाइफ और डेथ का जो सीन है ये हमें हर क्रिएचर में नज़र आता है। और वहाँ पर लाइफ और डेथ जो है वो एक मुकम्मल व्हील की तरह जो है वो रोटेट कर रही है। इसी तरह इंसान की भी लाइफ और डेथ, इंसान जो है वो इंसान असल में तो वही है जो कि हम लोग अपने अपने पेरेंट्स से हम लोग अपनी वो लेते हैं। तो इंसान असल में इंसान ही रहता है। और उसकी जो लाइफ और डेथ है यानी कि हमारे अंदर भी अगर हम देखें तो जो भी एलिमेंट्स हैं हम कुछ अपनी मदर से लेते हैं कैरेक्टर्स और हम कुछ अपने फादर से लेते हैं। और इस तरह से हम हर इंसान जो है वो या तो अपने माँ होता है या अपने बाप की रिप्रेजेंटेशन होता है। और वो जो ब्लड है वो ट्रैवल करता रहता है। और ये यानी कि एक इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे अगर हमारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम उनकी शक्ल में दोबारा से यानी या तो हम अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अपने मदर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हम उनकी शक्ल में कहीं ना कहीं ज़िंदा रहते हैं। तो इंसान की जो है और इसकी इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यू रहती हैं थ्रू आउट, यानी कि एक व्हील की तरह चक्कर की तरह चलती रहती है। फिर डेथ, उसके बाद फिर डे ऑफ जजमेंट जिसके ऊपर हमारा बिलीफ है और इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा। बर्थ और रीबर्थ जो है वो मुसलसल होती रहती है। और मुसलसल का जो है वो फिनोमेना है जो दुनिया में हर वक्त हो रहा है कि बर्थ, हर चीज़ के अंदर बर्थ और रीबर्थ हो रही है। जबकि एक ही रियलिटी है जो कि इन चीज़ों से अलग है और वो एक सिंगल ट्रूथ है। जो ये सारी जितनी भी मैंने आपके सामने की शक्ल में डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे सिर्फ एक रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक ही ट्रुथ है और एक ही बाकी सब जो है वो फ़ानी है। तो और हैप्पीनेस का क्या है, नेचर फ्रेशंस दी सोल के सोल, हमारी जो रूह है वो किस तरह से जो है वो नेचर को वो करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि हम हर इंसान जो फितरत सलीमा पर पैदा होता है जैसे, तो हर इंसान का जो मोटिव है वो उसकी नेचर के साथ वो रहना चाहता है। इसके बाद मैंने डायलॉग में यूरोपियन हिस्ट्री को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। इंस्पिरेशन मुझे जहाँ से मिली ऑथर्स की तरफ से। अब यूरोपियन हिस्ट्री मैंने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अब जो नॉलेज पढ़ते हैं वो सारा यूरोपियंस की तरफ से पढ़ते हैं। हम उस नॉलेज को बहुत ज़्यादा हद तक इग्नोर कर चुके हैं या भूल चुके हैं जहाँ जो हमारी असल थी। तो ये जो थी ये हमारे ये थे जी कंटेंट्स जो कि मेरे बुक के हैं। ये जर्नी टू अल्टीमेट लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब ही ट्रुथ है। और उसको अब हम इसको इलेबोरेट करेंगे हर चैप्टर को मैं आने वाले पॉडकास्ट के अंदर इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, ताकि जो है ना वो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से, जो मेरा मैसेज था इस बुक के थ्रू, वो आप तक पहुंच सके और आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।